हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 की जो हमारी एल सीरीज़ चल रही थी, इसमें हमने 9 भाग कर चुके थे और ये हमारा 10वां भाग है। 9,999 एमसीक्यू की ये सीरीज़ है। यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इसी का ही सीरीज़ जो हमारी टेस्ट सीरीज़ तैयार हो रही है, 5 से 7 वर्किंग डेज़ में आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं लॉन्च कर दूँगी 15 तारीख तक। और बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी। इसमें मैं खुद मतलब खोज कर प्रश्न बना रही हूँ कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे कि कोई महारत्न कंपनियाँ हैं, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बन सकता है। करंट में हमने देखा है कि पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में नियुक्तियाँ, मध्य प्रदेश में महिलाओं से नियुक्तियाँ या भारत और विश्व में महिलाओं में किसी संस्थान में नियुक्ति हुई है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, राष्ट्रपति जो नए बने हुए हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं पे ही फोकस किया है। तो ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ आपको तैयार की जा रही है और बहुत जल्द आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपने कोई नोट्स अभी तक पढ़े भी नहीं है और आप टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे और आपका बेस क्लियर है, तो आप ज़रूर प्री का जो है जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का जो चार्ज रहेगा वो मैं तभी बताऊंगी। फ़ोन करके या मैसेज करके अभी चार्ज मत पूछिए। जितना भी पेजेस बनेंगे कॉपी के, आपको पता है कि मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ। हमारे यहाँ जो भी नोट्स बनते हैं कॉपी करा के ही आपको दिए जाते हैं। तो जितना भी नंबर ऑफ़ पेजेस होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज रहेगा, लेकिन यकीन मानिए चार्ज बहुत कम रहेगा। हर बार की टेस्ट सीरीज़ से चार्ज बहुत कम रखा है, जिससे कि आप घर पर बैठ के बहुत रीज़नेबल प्राइस में अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको जो आती हो वो ठीक है, जो नहीं आती हो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इंडिका जो है, इंडिका को लिखा है मेगास्थनीज ने। इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये मेगास्थनीज जो थे ये किस भाषा के लेखक थे, कहाँ के थे? तो ये एक ग्रीक लेखक थे। मेगास्थनीज जो थे वो क्या थे? मेगास्थनीज एक ग्रीक लेखक थे, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने जो इंडिका लिखी थी वो यूनानी भाषा में लिखी थी। मेगास्थनीज ने जो इंडिका को लिखा था वो इंडिका किस भाषा में थी? इंडिका यूनानी भाषा में थी, ये भी आपको याद रखना है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? यूनानी भाषा में लिखी थी। ये कहाँ के थे? तो ये एक ग्रीक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ इसी संबंधित। जो इंडिका है वो किस साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है? तो इंडिका मौर्यकालीन भारत के सामाजिक व्यवस्था, उसकी भूगोल, उसकी नगरीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। इसके 3-4 फैक्ट बताए हैं। यूनानी भाषा में लिखी है, ये जो ग्रीक भाषा के लेखक थे। इस यहाँ पर मौर्यकालीन जो समाज है उसकी जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन है जो ये इसके ही से ही संबंधित, कि जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार का एक राजनयिक या विद्वान था। पहले हर साम्राज्य में विद्वान हुआ करते थे हर राजा के पास। तो ऐसे ही एक सेल्यूकस जो निकेटर था, उसके दरबार में एक ये विद्वान था और इसने अपने दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 300 ईसा पूर्व भेजा था। तो ये जो मेगास्थनीज आए थे ये किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे लगभग 2300 साल पहले। इसलिए 2300 साल पहले का इतिहास जानने के लिए मेगास्थनीज एक बहुत ही शानदार पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन समाज की सभी जानकारी के बारे में लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र के बारे में लिखा हुआ है। और आपसे पूछे मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था, ये भी आपको याद रखना है। इसने बताया है कि यहाँ पर सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि मौर्यकालीन समाज में जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। तो ये किस में दिया है? ये मौर्यकालीन समाज में दिया जाता था और ये मेगास्थनीज के इंडिका से हमको पता चलता है। इंडिका किसने लिखी यह मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा ये एक और क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज के अनुसार, जो उसकी इंडिका है उसके अनुसार कितनी उप समितियाँ जो मौर्य साम्राज्य में रहती थीं? तो 6 उप समितियाँ रहती थीं। कितनी? 6 उप समितियाँ रहती थीं और एक समिति रहती थी। 6 उप समितियाँ रहती थीं और एक समिति रहती थी। तो ये आपको ये सब चीज़ें याद रखना है।
एक और क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में कितने वर्ष रहा था? तो मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी इतिहासकार थे। इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी है और बहुत ही शानदार ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। महाभारत के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, संध्याकार नंदी। देखो महाभारत, ये रामायण के अगर लेखक पूछेंगे तो वाल्मीकि हो जाएगा, लेकिन महाभारत के लेखक पूछेंगे तो महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास। इसमें बहुत ही शानदार वेदों का, वेदांगों का और उपनिषद का वर्णन किया गया है। इन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी। तो महाभारत के जनक कौन है? इनको पूरा नाम अगर बोला जाए तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है और ये महर्षि पाराशर जो थे उनके ये पुत्र थे। तो ये सभी आपको याद रखना है। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक थे वेदव्यास। अब आपसे पूछे कि महाभारत की रचना कब हुई थी? तो 5000 से 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। 5000 से 3000 ईसा पूर्व में महाभारत की रचना हुई थी। और या एक बोलें तो ऐसा बोला जाता है कि 5000 से 3000 पूर्व, या औसत अगर एवरेजली बोलें तो 1900 ईसा पूर्व में इसकी रचना की थी। इसमें बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है और कुछ शोधकर्ता इसको बोलते हैं कि रामायण और महाभारत की रचना 1400 ईसा पूर्व हुई है। एक और क्वेश्चन आता है कि महाभारत का, ये क्वेश्चन एक और बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत को और क्या बोला जाता है? महाभारत को जय संहिता बोला जाता है। महाभारत को क्या बोला जाता है? महाभारत को जय संहिता बोला जाता है। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता था। पहले इसका नाम महाभारत नहीं था। जब वेद व्यास ने इसकी रचना की थी तब ये इसका नाम जय संहिता ही था। और ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में क्या है? लगभग 1,10,000 श्लोक हैं और इसको जय संहिता के नाम से भारत और महाभारत ये 3 नामों से ये प्रचलित है और बहुत ही प्रसिद्ध ये महाकाव्य है। इसकी रचना मैंने अभी बताया है, कोई इसको 3000, 4000, 3100 यही इतने पूर्व इसकी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजा भोज, जयदेव, हर्ष या कल्हण? तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे कल्हण। कौन थे इसके लेखक? राजतरंगिणी के कल्हण थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण थे। और ये किसके बारे में बताती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। ये एक महाकाव्य है और ये कश्मीरी पंडित थे कल्हण। लगभग 1148 से 50 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और कल्हण कौन थे? कश्मीरी एक पंडित थे। और ये राजतरंगिणी क्या है? एक ये राजतरंगिणी महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। किस शताब्दी में लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में कल्हण ने लिखी थी। और ये आपसे पूछे किस काल के कश्मीर का इसमें वर्णन है, ये पूछें तो मध्यकालीन कश्मीर का एक वर्णन ये बताता है। या राजतरंगिणी किसके बारे में बताता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। और इसको लगभग 8 भागों में विभाजित किया गया। ये तरंगिणी है तो तरंग नामक इसमें इसको 8 भागों में बांटा गया है। राजतरंगिणी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कश्मीर के राजाओं के प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक जानकारी के बारे में ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? देखो जो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, जादू टोने के बारे में अथर्ववेद ने बताया। ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछें सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद और ये प्रथम वेद भी है, सबसे प्राचीन भी है। इसमें मंत्रों की संख्या करीब 10,400
10,462 है। 10,462 इसमें मंत्र हैं और मंडलों की संख्या इसमें 10 है। मंडल कितने हैं इसमें ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? सूक्त इसमें 1028 हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 108 हैं। मंत्र कितने हैं? 10,462 हैं। और मंडल कितने हैं? मंडल 10 हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ इसमें जो मंत्रों के जो अक्षर हैं वो लगभग 4,32,000 हैं। 4,32,000 इसमें जो मंत्र में जो अक्षर हैं उनकी संख्या है। और इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन भी किया गया है। तो ये सभी चीज़ ऋग्वेद के बारे में याद रखना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 ईसा पूर्व हुई थी। और इसमें सभी वेद इसी पर ही आधारित होते हैं। इसमें देवताओं की पूजा, इष्ट की पूजा एक मेन बात कही गई है। सूक्त कितने हैं ये पूछा जाता है? 1028 हैं। और ये जो ऋग्वेद है ये मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह, मतलब ये जो 10 मंडल है ना, ये 10 पुस्तक हैं। इसी 10 पुस्तक में 10,462 मंत्र हैं और 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद का अगर अर्थ पूछे तो ऋग्वेद का अर्थ होता है स्तुति का ज्ञान, मतलब मंत्रों का गान। तो स्तुति का गान इसका अर्थ होता है। लगभग 10,600 इसमें श्लोक हैं। गायत्री माता इसमें जो है मेन, इनको गायत्री माताओं को स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। ये किसने बोला है? G.R. एल्टन ने, E.H. कार ने, डिल्थे ने या G.R. एल्टन ने? इसका आंसर हो जाएगा E.H. कार। इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। ये किसने कहा है? ये E.H. कार महोदय ने कहा है। किसने कहा है? E.H. कार महोदय ने कहा है। फ्रेंड्स, मैंने एक जीके विद आकांक्षा का एक चैनल भी बन गया है जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप सभी लोग उसको फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके विद आकांक्षा MPPSC जीके विद आकांक्षा के नाम को फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और वहीं पे ही आपको मेरी फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी। आकांक्षा शर्मा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, तो आप उन सब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सभी लोग कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको दिक्कत आ रही, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है उस वीडियो के लिए। बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है अभी इस समय आपके लिए, क्योंकि 2023 और 2024 दोनों का नोटिफिकेशन आपके पास है। जनरली ये कभी नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम हो, पता नहीं होता है, लेकिन अभी आपको पता है कि आपका पास एग्ज़ाम है। आप उसको अपने को बेटर तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे MPPSC प्री के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है ये। जिस तरह से मार्केट में बुक्स मिलती हैं ये वैसे बिल्कुल नहीं है। ये हैंड रिटन सहित, फ्लो चार्ट में डायग्राम सहित, मैप सहित इनको कवर किया गया है। बहुत ही सुंदर भाषा में तैयार किया गया है, बोल्ड लेटर में तैयार किया गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयार, एक एक टॉपिक को उसी अनुसार तैयार किया गया है जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका चार्ज 2599 है, प्लस 100 रुपीज़ इसमें कुरियर चार्ज रहेगा। एक बजट आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति, ये इसकी एक बुकलेट मिलती है जिसमें पशुधन जनगणना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। ये आयोग की बुकलेट मिलेगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की 1000 वन लाइनर फैक्ट तैयार किए गए। भारत और मध्य प्रदेश के खेल कूद से संबंधित बहुत सुंदर फैक्ट तैयार किए गए। विज्ञान पर्यावरण से संबंधित, संविधान से संबंधित, मध्य प्रदेश संविधान से संबंधित, भारत विश्व भूगोल से संबंधित, मध्य प्रदेश भूगोल। बहुत ही शानदार ये बुकलेट है, पढ़ के आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। पढ़ने में इतनी सुंदर तरीके से इनको तैयार किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलता है। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स लेते हैं। हमारे हर नोट्स के साथ हम ग्रुप इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि हम आपको नोट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा तैयारी करवा सकें। एग्ज़ाम तक इसमें भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। एक बार नोट्स लेकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो कभी तक भी आप MPPSC दें, हम आपको ग्रुप से रिमूव नहीं, हमारे द्वारा आपको नहीं हटाया जाएगा। आप खुद भले ही हट जाएं, तो उसमें भी आपकी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं।
एक तरीके से उसमें बहुत शानदार कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो जो भी आप लोग हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट ले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मेरा अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी, तो वो भी आप इसी के साथ परचेज़ कर सकते हैं। ये इसको अभी थ्योरी पढ़ लीजिए, MCQ लगाने के लिए आप उसको बाद में परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? वो तो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो मेन व्यवसाय था वो था कृषि। क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय? कृषि था। गेहूँ, जौ, मटर, केला जैसी फसलें उन्होंने उगाई थी। उनके उस क्षेत्र में पहले पर्याप्त वर्षा होती थी, इसलिए एक उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे होती थी। तो इनका कृषि और पशुपालन अच्छा चलता था, लेकिन जो मेन व्यवसाय था वो कृषि था। साथ साथ शिल्पकला और उद्योग धंधों में भी इन्होंने बढ़ के रुचि ली थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रमुख व्यवसाय था कृषि। क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। एक और आपसे पूछें कि नगर नियोजन किस सभ्यता की सबसे ज़्यादा विशेष व्यवस्था थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही थी। किसकी थी? सिंधु घाटी। 2700 से 1500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, और कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थिति क्या थी? धार्मिक, आर्थिक, ग्रामीण या नगर नियोजन वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर कोई सबसे अच्छी विशेषता थी तो वो थी उसकी नगरीय योजना। जो हमारे यहाँ की स्मार्ट सिटी होती है ना, वही यहाँ पे होती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग। देखो, माना जाता है कि द्रविड़ जाति के जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। द्रविड़ लोगों को माना जाता है। एक विद्वान थे व्हीलर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने बोला? एक विद्वान थे व्हीलर। व्हीलर ने बोला है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्यु और दास को, ऋग्वेद में वर्णित दस्यु तथा दास को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ऋग्वेद में जो जिनको दस्यु माना गया है या जिनको दास माना गया है, वही सिंधु सभ्यता में निर्माता थे। नॉर्मली जो जनरली सभी विद्वानों का मत है कि कौन को माना जाता है? द्रविड़ जाति को लोग। और व्हीलर ने किसको माना? दस्यु और दासों को माना है। और इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो खनन खे थे उसके जनक कौन थे? तो ये राय बहादुर दयाराम सहनी के ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कब किया था? तो ये अभी मैंने आपको बताया है किसने किया है। राय दयाराम सहानी ने किया है, और जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में किया था। जॉन मॉर्सल थे एक, उनके नेतृत्व में 1921 में किया था सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। किसने किया था? दयाराम सहानी ने। किसके नेतृत्व में किया था? तो ये नेतृत्व था मॉर्सल। किसके नेतृत्व में किया था? मॉर्सल के नेतृत्व। सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या गणेश। जो उनकी मोहरें मिली हैं उनसे ये पता चला है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो शिव भगवान मतलब शंकर जी की पूजा करते थे। उनकी जो मोहरें मिली हैं वो पशुपति मोहर मिली हैं। इससे पता लगा है कि वो लोग भगवान शिव की आराधना करते थे। किसकी? भगवान शिव की आराधना करते थे। प्रमुख पुरुष देवता उनके पशुपति ही थे। एक मोहर मिली है जिसमें 4 जानवरों से घिरा हुआ एक मूर्ति मिली है, जिसमें एक बाघ है, गैंडा है, हाथी है और एक भैंस है। उनके पैरों पर 2 हिरण भी दिखाई देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है जो मोहरें मिली थी उनमें क्या नहीं था? तो एक बाघ था, एक गैंडा था, एक हाथी था और एक भैंस था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। किसकी? पीपल की। अगला है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बहुत ही कुछ, इसकी एक पिक्चर भी आई बहुत शानदार, आपने देखी हो तो बहुत आपको इससे जानकारी मिलेगी। मैंने देखी है, बहुत ही शानदार पिक्चर है, ऋतिक रोशन की है। मोहनजोदड़ो, तो देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब ये मुर्दों का टीला किस भाषा में कहते हैं? सिंधी भाषा में कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। आपसे पूछेंगे कि दुनिया का सबसे
जो नियोजित शहर कौन सा है, पुराना और नियोजित शहर, भव्य नियोजित शहर कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। और लगभग 100 साल पहले इसकी खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। और ये कब की थी, 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी मोहनजोदड़ो की खोज, 1922 में की थी। हड़प्पा के बारे में सबसे पहले सूचना कब मिली थी, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली, 1857, 1853, 1847, 1921 में भी मैंने बताया दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। किसके, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।